नमस्ते, मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जो एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे थे दैट इज़ क्लास 11 की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके अभी हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिया, अब हम 4th पार्ट में उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो ये एनसीईआरटी थोड़ी सी बड़ी होने के कारण हमें इसको कंप्लीट करने को थोड़े से पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो आइए हम 4th पार्ट को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। और 4th पार्ट का जो पहला टॉपिक हमें देखने मिलता है वो है पॉवर्टी। हमें जो शुरुआत करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम शुरुआत करेंगे वो है दादा भाई नौरोजी से। तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पॉवर्टी लाइन बताई। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की अगर हम बात करते, प्री इंडिपेंडेंस में तो दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ओके, सो उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि नंबर ऑफ पुअर्स कितने हैं इंडिया में ये जानने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया था जो इसके ऊपर वर्क करता था ये देखने के लिए कि नंबर ऑफ पुअर्स कितने हैं कंट्री में। उसके अलावा 1979 की अगर बात करें तो एक और बॉडी बनाई गई थी जिसको कहा जाता है द टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। ये भी बनाया गया ताकि यहाँ फिर से स्टडी हो सके। पॉवर्टी लाइन में देखिए कभी कभी ये दिखाया आपके जो एनसीईआरटी उसमें ये भी दिखाया कि एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर और पुअर ये पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं वो नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, ऐसा ये सब नॉन पुअर्स। तो ये पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वाले पुअर और पॉवर्टी लाइन के ऊपर आने वाले नॉन पुअर, ऐसे कुछ कैटेगराइज एनसीईआरटी ने किया हुआ है। इसके अलावा कैटेगराइजिंग अगर हमें पॉवर्टी का करना है तो देखिए पॉवर्टी के जो कैटेगराइजेशन है एज पर योर एनसीईआरटी वो किस तरह से दिए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति, यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है इसे देखते हुए ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सपोज ये जो है आपको दिख रही है ये डैश डैश वाली लाइन, ये है पॉवर्टी लाइन, है ना। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कैटेगरीज लिखी हैं और यहाँ पे इन दोनों के मिलके एक एग्रीगेट कैटेगरी इन्होंने दी हुई है। उनका ये कहना है कि यहाँ एग्रीगेट कैटेगरी 3 होती है, एक होते हैं क्रॉनिक पुअर, एक होते हैं ट्रांजिएंट पुअर और एक होते हैं नॉन पुअर। अब यहाँ पे उनका कहना है जो क्रॉनिक पुअर है उसमें 2 तरह के और कैटेगरीज आती है, स्पेसिफिक कैटेगरी। एक होते हैं ऑलवेज पुअर जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहेंगे। दूसरा उन्होंने यहाँ पे जो ये किया है कैटेगराइजेशन वो आता है यूजुअली पुअर, यानी देखिए कभी कभी वो पुअर रह सकते हैं, है ना। तो ये होते हैं, है ना। तो ये यानी कभी कभी वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सकते हैं, बाकी वक्त वो पुअर ही होते हैं, इसलिए उन्हें यूजुअली पुअर कहा जाता है। नेक्स्ट इज कैटेगरीज ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर में हम ये देखेंगे कि चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर, ऐसे 2 कैटेगरी है। चर्निंग पुअर की अगर हम बात करें तो वो कभी आप देख सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है तो कभी नीचे है, ऊपर नीचे ये चलते रहते हैं चर्निंग पुअर। उसके अलावा ओकेजनली पुअर जो है वो देखिए हमेशा ऊपर दिख रहे हैं, बट कभी कभार वो रिच ही होते हैं, बट कभी कभार लक के कारण वो नीचे आ जाते हैं पॉवर्टी लाइन के, ऐसा एक आध बार होता है, उनको ओकेजनली पुअर कहा जाता है। कुछ नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है ओकेजनली पुअर और नेवर पुअर को मिलके भी नॉन पुअर कहा जा सकता है। तो नॉन पुअर में ये देखिए जो कभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आए हैं या फिर ओकेजनली जो आए हैं ना, तो ये नॉन पुअर कहे जाएंगे। यहाँ पे हम अगर देखेंगे नेवर पुअर में, है ना, तो नेवर पुअर जो है वो नॉन पुअर इस एग्रीगेट कैटेगरी में आते हैं और उसी में ओकेजनली पुअर भी ले सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से ये जो चार्ट है इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी में काफ़ी खूबसूरत तरीके से। उसके बाद देखते हैं एम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। एलिवेशन स्कीम यानी गरीबी हटाओ, ये चीज़ें पॉवर्टी स्कीम ये क्यों लाई जाती है, इसके एम क्या होते हैं। तो इट शुड बी टू इम्प्रूव द ह्यूमन लाइव्स। किस तरह से, तो काफ़ी सारी बाय एक्सपांडिंग रेंज ऑफ थिंग्स दैट अ पर्सन कुड बी एंड कुड डू सच एज हेल्दी एंड वेल नरिश्ड, टू बी नॉलेजेबल, पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी। ये सब चीज़ें कर सके, है ना। तो ऐसी चीज़ें उसको एक्सपांड करके देना उस तक, वो चीज़ें जिसके कारण वो पर्सन क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हेल्दी और वेल नरिश्ड रह सकता है, दूसरा नॉलेजेबल रहे और तीसरा पार्टिसिपेट करे लाइफ में, जो कम्युनिटी की लाइफ है वो। यही मेनली एम होता है पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम का। ओके, सो काफ़ी सारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने कोशिश ये की कि पॉवर्टी इंडेक्स बना सके। इसी में से एक एग्जांपल है हमारे पास अमर्त्य सेन का, जिन्होंने सेन इंडेक्स दिया था रिलेटेड टू पॉवर्टी, और ये इनको उसके लिए नोबल लॉरेट है ये, है ना। तो ये इन्हें नोबल भी मिला है। तो अमर्त्य सेन का सेन इंडेक्स भी काफ़ी फेमस है पॉवर्टी को लेके। तो अब हम पढ़ते हैं हेड काउंट रेशो। हेड काउंट रेशो होता क्या है? हेड काउंट रेशो यानी देखिए व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड
एज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इट इज़ नोन एज हेड काउंट रेशो। यानी देखिए एक बिलो पॉवर्टी लाइन जो यहाँ पे बनाई गई है उस जो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे बनाई गई है उसके नीचे जो पॉपुलेशन आएगी है ना, तो उस रेशो को, और ये नॉर्मल पॉपुलेशन के रेशो को, इन दोनों का अगर रेशो निकाले तो उसको कहेंगे हेड काउंट रेशो, है ना। तो हम यही कहेंगे कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन उनको कहा जाएगा हेड काउंट रेशो। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी होती क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी पुअर किसको कहेंगे? तो पुअर उसको कहेंगे अगर जिसको रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज के बेसिस पे यहाँ पे किया गया क्लासिफिकेशन, फिर इस कैलोरीज का कॉस्ट जितना भी होगा उस हिसाब से फिर वो प्राइस पे करते हैं। बट यहाँ पे देखिए हमको कैलोरीज के अकॉर्डिंग इंडिया में जो किया जाता है पॉवर्टी का वो, तो रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो किसी को अगर 2400 कैलोरीज नहीं मिल रही है दिन की, इसका मतलब, या फिर इससे कम कैलोरीज मिल रही है दिन की, तो ये होगा पुअर, है ना। तो इसको कहेंगे हम पुअर, ये होगा पॉवर्टी में। और अर्बन एरियाज़ की बात करें तो 2100 कैलोरीज जिसको नहीं मिल रही है मिनिमम, वो होगा पुअर फॉर अर्बन एरियाज़, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो अर्बन एरियाज़ को के लिए कम कैलोरीज क्यों लगती है, रूरल एरियाज़ के लिए ज़्यादा क्यों लगती है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो सभी इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं भी आपको बता दूं कि रूरल एरियाज़ में जो फिजिकल वर्क होता है वो ज़्यादा होता है। आप जानते हो गांव में लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, उनको खेती का काम ये सब ज़्यादा करना होता है, इसलिए उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना। तो इसीलिए कैलोरी रिक्वायरमेंट गाँव के लिए या फिर रूरल एरियाज़ के लिए ज़्यादा बताई जाती है। ओके, सो यही होती है पॉवर्टी लाइन और इसी को कहा जाता है, इसके नीचे आना है यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब देखिए पॉवर्टी को कम कैसा किया जाए, तो अप्रोचेस टू रिड्यूस पॉवर्टी, इसमें हम देखेंगे ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट हैव बीन फॉलोइंग 3 अप्रोचेस, 3 अप्रोच रखे उन्होंने। एक है ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट, सेकेंड है स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एंड थर्ड वन इज मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। ये 3 हमें यहाँ पे पता चलते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा तो सबकी ग्रोथ हो, इस तरह के डेवलपमेंट किए जाए, है ना। और दूसरा है कि स्पेसिफिक एलिवेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट काफ़ी सारी चला रही है काफ़ी टाइम से, और मेनली मिनिमम नीड्स जो होती है पुअर की वो पूरी करने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ हम कहेंगे कुछ स्टेप्स ले रही है, कुछ पॉलिसीज़ बना रही है। तो ये अप्रोचेस है टू रिड्यूस द पॉवर्टी। तो इतनी चीज़ें आपको पॉवर्टी चैप्टर में स्टडी करनी चाहिए 11th के एनसीईआरटी में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। जैसे मैं ऑलरेडी आपको ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ये बता चुका हूँ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वही होता है जिसमें ह्यूमन को एज ए कैपिटल यूज करना, यानी मेनली होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग द पीपल इन द कंट्री इनटू वर्कर्स, है ना। तो जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, जैसे कि पहले मशीन्स हुआ करती है, तो यहाँ पे ह्यूमन का नॉलेज बढ़ाना, ह्यूमन के इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स है उसे बढ़ाना, और ह्यूमन को कैपेबल बनाना कि वो गुड्स और सर्विस को क्या कर सके, तो प्रोड्यूस कर सके, इसको कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये प्रोसेस के वक्त मेनली क्या होता है कि रिलेटिवली अनस्किल्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको टूल्स दिए जाते हैं, और वो टूल्स दे नीड टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, है ना। तो ये होते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कौन कौन से देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हमें करना पड़ेगा, तब हम ह्यूमन कैपिटल बनाएंगे। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हम उसे कैपिटल करके यूज़ कर सकते हैं। जॉब की ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। माइग्रेशन एक और फैक्टर है, और उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन उन्हें तक पहुंचानी पड़ेगी ना। माइग्रेट होंगे वो यहाँ से वहाँ, जहाँ भी ये चीज़ें हैं वहाँ पे, है ना, जहाँ से उनको ट्रेनिंग मिल रही है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे पता चलती है कि ह्यूमन कैपिटल को के सोर्सेस है, तो यहाँ से हमें ह्यूमन कैपिटल मिलता है। तो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं माइग्रेशन के थ्रू भी, ये भी हमने यहाँ पे चीज़ें देखी। अब ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से होता है। अब यहाँ मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मेनली अगर देखा गया तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ना। नेशनल इनकम कंट्री की बढ़ना, यानी हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना कंट्री की, ऑलरेडी हमें पता है। और नेचुरली जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेटेड पीपल का इकोनॉमिक ग्रोथ में वो ज़्यादा है इलिटरेट लोगों से, ये भी हम जानते हैं। एजुकेशन से आपको नॉलेज मिलता है ना, जैसे कि आप सोसाइटी को चेंजेस को समझ सकते हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गए, है ना, और इनके कारण इन्वेंशन और इनोवेशन हो सकते हैं, जिसके चलते हम इकोनॉमी को और भी अच्छी तरह से और भी तेज़ी से ऊपर बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली अगर देखा गया तो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड वर्कर्स जो होते हैं, अगर उनकी अवेलेबिलिटी रहे तो हम नए टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक हो
गया, उसके अलावा हायर इनकम जो होती है कॉजेस बिल्डिंग ऑफ हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वाइस वर्सा, एंड दैट इज हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेस ग्रोथ ऑफ इनकम, है ना। तो यहीं पे मेनली यही है कि अगर इनकम ज़्यादा है तो फिर ह्यूमन कैपिटल का लेवल भी ज़्यादा होगा, और ह्यूमन कैपिटल का लेवल ज़्यादा है तो इनकम भी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं, जितने आप ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, जितने ज़्यादा आप पढ़े होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, उतना ज़्यादा इनकम वाली चीज़ें यहाँ पे आ ही जाती है। तो 7th 5 ईयर प्लान जो उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है HRD जो है रीड ह्यूमन कैपिटल, है ना, तो हैज़ नेसेसरीली टू बी असाइंड अ की रोल इन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी, पर्टिकुलरली इन कंट्री विथ लार्ज पॉपुलेशन. Trained and educated on sound lines, large population can itself become an asset in accelerating economical growth and ensuring the social change in desired direction. तो यही है कि ट्रेंड और एजुकेटेड जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एसेट बन जाएंगे हमारे इकोनॉमी से, और यही चीज़ों के कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो पाएगी। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ वेरी नेसेसरी। 7th 5 ईयर प्लान में ये चीज़ें कही भी गई है और हमें ये पता भी चलता है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ह्यूमन कैपिटल जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन एंड हेल्थ ये जो है ये लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, है ना। जितना आप लेबर्स को एजुकेट करोगे, जितना वो नॉलेजेबल रहेंगे वो उतने इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, जितनी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो और ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो यही कहता है कि एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल बीइंग, है ना, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट, द एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दे विल बी एबल टू मेक अदर चॉइस विच दे वैल्यू, है ना। तो यही चीज़ है, तभी वो काम कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें होती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में मेन जो आते हैं वो है एजुकेशन और हेल्थ, ये भी हमें पता चलता है। देन ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, है ना। तो एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने खर्चा तो एजुकेशन पे करना ही चाहिए। जब गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट को ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल मिलेगा, जिसको वो एसेट करके यूज़ कर सकती है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। पहला है कि परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये, और दूसरा एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, तो GDP। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते कि परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ GDP जो है वो ये बताता है कि हाउ मच आवर इनकम इज बीइंग कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री, है ना। तो कितनी हमारी जो इनकम आ रही है कंट्री की वो हम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पे लगा रहे हैं, तो यही हमें मेनली पता चलता है। तो परसेंटेज कितना लगा रही है गवर्नमेंट, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, और परसेंटेज ऑफ GDP कितना यूज़ हो रहा है हमारे एजुकेशन पे वो। इन December 2002 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया through 86th amendment of the constitution made free and compulsory education fundamental right of all children between the age of 6 to 14 years। ये भी आपको पता है अंडर आर्टिकल 21A, ये भी आपको अच्छे से पता है कि ये एक आर्टिकल भी ऐड कर दिया गया, 6 से 14 साल के जो बच्चे उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया। और यही चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल अचीव करने में हेल्प करेगा और हमारी इकोनॉमी को और भी ज़्यादा डेवलप करते रहेगा। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल में आपको इतनी चीज़ें पता रहनी चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो ये आपके बेसिक चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हमें देखने मिलता है कि हमें रूरल यानी गांव के भी विकास, विलेज डेवलपमेंट भी करने चाहिए। विलेज डेवलपमेंट में आ गया लिटरेसी रेट्स बढ़ाना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट देना, हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स, फीडर रोड्स, हाईवे फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर, रिसर्च, एक्सटेंशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके अलावा एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए रूरल एरियाज़ में, तभी रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट होगा। जैसे कि महात्मा गांधी कहते थे कि मेनली एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हमें पता है। तो गांधी जी ने एक बार ये कहा है कि द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिड नॉट मीन सिंपली द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। विलेजेस जितने डेवलप होंगे उतना अच्छा होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें रूरल डेवलपमेंट हमने करना चाहिए। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ कुछ चीज़ें सामने आती है। तो फार्मर्स के या फिर जो भी हमें इन पैसे लग रहे हैं, इनकम लग रहे हैं, तो इसके लिए ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी जो होगी ये मेनली डिपेंड्स है प्राइमरीली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। जितना ज़्यादा कैपिटल वहाँ पे
आएगा उतना टाइम टू टाइम हम जितना कैपिटल देते रहेंगे उतने हमें हायर प्रोडक्टिविटी मिलती रहेगी एग्रीकल्चर में। कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम कैपिटल हम कह सकते हैं कोई मशीनरी लेना या जो भी चीज़ें हैं, है ना, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, तो उस कारणवश ही रूरल इकोनॉमी जो है ये मेनली ग्रो करेगी। अब ये चीज़ों के लिए इनकम कहाँ से आएगा, तो अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम चलता है, अब मेनली क्रॉप जब सोइंग होती है और जब क्रॉप को आपने बो दिया है ना, बीज को बो दिया, जब क्रॉप सोइंग हो गया और इनकम आने की है, उस ये जो टाइम है इनकम आने के बीच का और क्रॉप बो दिए है तब का, तब फार्मर्स को काफ़ी सोर्सेज से पैसे लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनको सीड्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स पे इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र हो गया, इम्प्लीमेंट्स हो गए, या फिर अदर उनके फैमिली एक्सपेंसेस के लिए भी उन्हें पैसे लेना पड़ता है, मैरिजेस हो गए, डेथ हो गया, रिलीजियस सेरेमनीज़ हो गई, ये सब के लिए फिर उन्हें बोरो करना पड़ता है। तो बोरो करते थे मनी लेंडर से पहले, तो ये बहुत बड़े बुरे हाल हो जाते थे मनी लेंडर से करने के बाद, वो आपकी ज़मीनें ले लेते थे। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसीलिए फिर धीरे धीरे नाबार्ड को लाया गया। नाबार्ड जो है वो 1982 में लाया गया, जिसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। ये एक एपेक्स बॉडी है कि एक्टिविटी जितनी भी चल रही है रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम को लेके, तो इनको फाइनेंस प्रोवाइड करते रहे और यही चीज़ों से हमारे जो भी गांव है उनके विकास होते रहे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हमें पता चलती है। उसके अलावा पुअर वुमेन्स बैंक भी है। ओके, सो पुअर वुमेन बैंक जो है वो केरला में इंट्रोड्यूस किया गया था। कुदुम्बश्री करके जो है उसका पुअर वुमेन बैंक का नाम था। ये एक वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी थी ना, तो कुदुम्बश्री करके, तो आपके एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ भी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे रूरल बैंक्स, आरआरबीज हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, ये भी आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो मेनली हैव इमर्ज टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, है ना। तो ये जो है यही जो क्रेडिट सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करते क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेनली एक ग्रुप होते हैं, वो प्रमोट करते हैं एक स्मॉल पोर्शन बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप में वो सभी लोग कुछ ना कुछ मिनिमम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। और जो पैसा आता है द क्रेडिट इज गिवन टू नीडी मेंबर्स to be repayable in small installments at reasonable interest rates, है ना। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें सपोज 10 मेंबर्स है। 10 मेंबर्स ने यहाँ पे जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है वो 100 रुपीज़ दे दिया है। अब ये टोटल हो गया है 1000 रुपीज़। अब कोई नीडी इनमें से एक मेंबर है जो नीडी है, इसको 500 रुपये की ज़रूरत है, तो इसको इसमें से 500 रुपीज़ दे देंगे और ये इंस्टॉलमेंट में इस 500 रुपीज़ को पे करेगा और इसके ऊपर मिनिमम इंटरेस्ट रेट्स लगाए जाएंगे। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाए गए हैं गाँव में। और सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर टू माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, और इन्हीं को कहा जाता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो मेनली अगर देखा गया तो हेल्प्ड इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बट द बोरोइंग आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पजेस। नेग्लिजिबल पोर्शन इज बोरोड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस, है ना। तो जो चीज़ें आपको कंजम्पशन के लिए लगती है वही इसी के लिए इसका जो पैसा है वो यूज़ होता है। अगर मुझे खाना लेना है, कुछ खरीदना है, तो ऐसी चीज़ों के लिए मेनली यूज़ होगा। एक एग्जाम्पल लिया खाने का मैंने, कोई भी चीज़ों के लिए हो सकता है, बट एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बहुत कम टाइम पे यूज़ होता है कि मुझे बीज बोना है तो मुझे पैसे होना, मुझे फर्टिलाइज़र लेना है तो पैसे होना, तो यहाँ से वो चीज़ें ज़्यादातर नहीं मिलती है। ये हो गया। तो इसके लिए आपके पास आरआरबीज है, नाबार्ड है, ये ऐसी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती है। उसके बाद यहाँ पे एक और ज़रूरी जो चीज़ पता चलती है वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री, है ना। पूरे कंट्री में इसको पहुंचाना, है ना, ये चीज़ें बनाना, क्या क्या बनाना, असेंबल करना, स्टोरेज, उसके साथ साथ प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकेज करना, ग्रेडिंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब चीज़ों का एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहा जाता है, यानी एग्रीकल्चर की मार्केटिंग की जाती है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक हमें यहाँ पे कंसेप्ट देखने मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स टू एस्पेक्ट्स। वन रिलेट टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड अदर रिलेट्स टू शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अलाइड एक्टिविटीज़, है ना। तो यहाँ पे देखा जाता है कि लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एट्सेट्रा एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन में भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है ना, क्रॉप प्रोडक्शन। और दूसरा है कि एग्रीकल्चर से ही अलाइड एक्टिविटी में चले जाए, किसी और एक्टिविटी में चले जाए जो एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है। ऐसा डाइवर्सिफिकेशन भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को हेल्प करता है।
और यही चीज़ें आपको ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, अगर किसी क्रॉप का सीज़न नहीं तो कोई और क्रॉप आप लगा लीजिए। अगर एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हैं तो आप किसी और लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज़ में चले जाए, कोई नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाइए, रूरल एरियाज़ में, तो इससे भी रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। एक गोल्डन रिवॉल्यूशन भी लाया गया था 1991 से 2003 का जो पीरियड था, इसको ऐसा कहा जाता है कि ये गोल्डन रिवॉल्यूशन था, क्योंकि इस टाइम पे जो बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्लांट इन्वेस्टमेंट किया गया था हॉर्टिकल्चर में और हाईली प्रोडक्टिव यहाँ पे कर दिया गया था। और यहाँ हम ये देखेंगे द सेक्टर इमर्ज्ड एज सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन, है ना। तो एक लाइवलीहुड ऑप्शन मिल चुका था, वो था हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मेनली इंडिया की जो सॉइल कंडीशन और क्लाइमेट है वो काफ़ी अलग अलग है। तो इंडिया में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं फ्रूट्स, उसके साथ साथ वेजिटेबल्स, और हम कहेंगे कि फ्लावर्स और मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ एरोमेटिक, जिससे एरोमा आता है, ऐसे एरोमेटिक प्लांट्स, ऐसे चीज़ों में भी आप जा सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें आप ला सकते हैं अपने क्रॉप्स के तौर पे। तो ऐसा चीज़ को गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा गया, जो जनरली 91 से 2003 में बहुत ज़्यादा देखा गया। ओके, सो ये था हमारा एक और चैप्टर जिसका नाम था रूरल डेवलपमेंट। अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में काफ़ी सारी आइडिया ले चुके हैं पिछले प्रीवियस एनसीईआरटीज़ में। अब हम यहाँ पे कुछ आइडिया ले लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक्स क्लियर करने में। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी वो एक्टिविटीज़ जो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा आ रहा है उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है ना। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूट कर रही है उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। उसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ये देखना होगा क्या होगा। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ये रेशो होता है विच इज़ यूज फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। ये रेशो क्या होता है, तो ये रेशो हमें ये बताता है कि प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ द कंट्री, है ना। तो जितनी पॉपुलेशन है टोटल, उसमें से कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उतना वो रेशो होगा। ये रेशो अगर बहुत ज़्यादा है, इफ़ द रेशो इज़ हायर, इसका मतलब ये कि बहुत सारे लोग एंगेज्ड है ना, दैट द एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज़ ग्रेटर। इफ़ द रेशो फॉर अ कंट्री इज़ मीडियम और लो, तो उसका मीनिंग है कि बहुत सारा पोर्शन जो है पॉपुलेशन का वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्राइमरी सेक्टर जो होता है ये मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स के लिए, जैसे कि हमें पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पे हम देखते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री या जो भी चीज़ें हैं, तो ये मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स के लिए इंडिया में। उसके अलावा पॉपुलेशन होता क्या है, अब हमने पॉपुलेशन अगर हम यहाँ कह रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, जितने भी लोग रह रहे हैं उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम को लेके, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पहले से लेके अब तक उतनी ही पॉपुलेशन है, हर 10 साल बाद जैसे हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए कितनी पॉपुलेशन इंडिया की थी या फिर है, ये होती है पॉपुलेशन के बाद इंडस्ट्रियल डिवीजन अगर हम करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो इंडस्ट्रीज जो इन्वॉल्व है उसको हमने डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीजन किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर तो है ही, माइनिंग और कॉरिंग है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और सर्विसेज, ये पूरे जो है ये कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, है ना। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो पॉपुलेशन कितनी है, तो ये हमें यहाँ पता चलता है, तो वर्कर पॉपुलेशन होती है। उसके बाद हमें जो एक फेनोमेना पढ़ रहा है वो है जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ होता क्या है, तो देखिए डिसहार्टनिंग डेवलपमेंट इन लेट 90s में क्या हुआ 1990s में। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ थी वो कम होती गई, वो डिक्लाइन होते हुए दिखी कंटिन्यूसली, और उसके बाद भी इंडिया की ग्रोथ होते हुए दिखी। एम्प्लॉयमेंट कम हुआ फिर भी ग्रोथ हुई। ग्रोथ यानी अगर हमें ये पता चल रहा है कि हमने गुड्स और सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर लिए बट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए, है ना। तो ऐसी ग्रोथ
विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे ग्रोथ को स्कॉलर्स कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो गई बट ये जॉबलेस ग्रोथ थी, है ना। तो यहाँ पे जीडीपी जो है वो काफ़ी बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट ये कम होते गया, बट यही इसी को कहेंगे जॉबलेस ग्रोथ। उसके बाद हमें ये देखना है कि सोर्सेस कौन सा है जहाँ से अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं, ये डेटा हमें मिलता है। तो सोर्सेस ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। पहला रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, है ना। तो इंडिया का जो सेंसस आता है वो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ये दूसरा, है ना। तो एनएसएसओ का एक डाटा आता है, मैंने ये आपको बताया भी था। एक सेंसस आता है इंडिया का, एक आता है एनएसएसओ का। उसके हम एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा डिस्कशन अनएम्प्लॉयमेंट पे इसलिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ पिछले भी एनसीईआरटीज़ में। तो तीसरा जो आता है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये 3 सोर्सेस है। इस डेटा से हमें पता चलता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो ये था एक हमारा एक और चैप्टर जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर नंबर 7। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो होता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ने के पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता दूं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विस इन मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, कॉमर्स, है ना। तो मेनली यही है कि एक सपोर्ट मिलना, है ना। एक सपोर्ट मिलना कौन कौन सी चीज़ों को, तो इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स को। ये सपोर्ट कैसे मिलेगा, ये जो सपोर्ट मिलता है इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, इसमें आते हैं रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट। जैसे देखिए कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को यहाँ से वहाँ लेके जाना है तो रोड्स होने चाहिए, या फिर हम कहेंगे कि डैम्स कहीं ना कहीं काम करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो काम करेगी। ये सब चीज़ें, जैसे भी चीज़ें, इन सब चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है ना। रोड हो गया, रेलवेज हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स, डैम्स, पावर स्टेशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। उसके अलावा इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम जिसमें स्कूल्स और कॉलेजेस आते हैं, हेल्थ सिस्टम जिसमें हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम जिसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ आती है, मॉनेटरी सिस्टम जिसमें बैंक आता है, इंश्योरेंस आता है और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। ये पूरे मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपको समझ चुका है। तो कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स के क्या कंपोजिशन है ये देखते हैं। सबसे पहले इन एनी कंट्री एज द इनकम राइजेस द कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स चेंजेस सिग्निफिकेंटली। ये तो चेंज होगा ही, जितना आपकी इनकम बढ़ते रहेगी उतने इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। उसके बाद लो इनकम कंट्रीज जो होती है वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जैसे इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। वही इकोनॉमीज मैच्योर, जैसे जैसे इकोनॉमीज मैच्योर होते जाएगी और बेसिक कंजम्पशन डिमांड जो है वो जब हम उसको पूरा करते रहेंगे और द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी श्रिंक्स, एग्रीकल्चर का शेयर कम होते जाएगा और सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की फिर ज़रूरत पड़ते रहेगी। देखिए इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो वो शिफ्ट हो जाएगी एग्रीकल्चर से लेके अगर सर्विस पे या फिर इंडस्ट्रीज पे, तो तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ते रहती है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं, है ना। तो दिस इज़ वाई द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्रेटर इन हाई इकोनॉमिक कंट्रीज ना, तो ये बहुत ज़्यादा है ना। तो ये हमें तो ये चीज़ें पता ही होता है। तो उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आईएसएम में क्या क्या आता है, तो एक और कंसेप्ट वहाँ पे दिया है आईएसएम में आता है आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, दैट इज़ आयुष। ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ओके, सो ये हो गए इंडिया के कुछ सिस्टम जो इंडिया में ही डेवलप हुए हैं। तो अगर देखा गया तो एट प्रेजेंट हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स और ये सब इनके रिलेटेड बने हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत हेल्प कर सकता है हमारे हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करने में। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड था। इसके बाद के जो 2 चैप्टर 9 चैप्टर है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और एनवायरनमेंट आप अलग से एक सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो आप उसे पढ़ लेंगे तो भी वो समझ जाएगा, काफ़ी सिंपल है समझने के लिए। और 10th जो चैप्टर है वो है कंपेरिजन, है ना। कंपेरिजन अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इंडिया का। तो ये कंपेरिजन जो है ये एनसीईआरटी में जो दिया है वो काफ़ी पुराने डेटा है, नए डेटा का कंपेरिजन आप अभी देख सकते हैं। आपको एनसीईआरटी से ना पढ़ते वो कंपेरिजन आप करंट अफेयर्स से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा।
तो उस तरह का कंपैरिजन आप करंट अफेयर से कवर कर लेंगे। और हमारे जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर थे इंफ्रास्ट्रक्चर तक के उतने हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो इसी तरह से हम और भी 12th की एनसीईआरटी भी कवर करेंगे और 12th की एनसीईआरटी में आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट देखने मिलने वाले हैं। सो बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।